हेलो अस्सलाम स्टूडेंट्स। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? अच्छा स्टूडेंट्स, जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे वो था चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर आपके पास 11 था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज। ठीक है, आज जो हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है वो है आपके पास एक सरफेसेस, और इनके सरफेसेस का जो नाम है वो है अब इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, अगर आप इसके नाम पे देखो इक्वी पोटेंशियल, अब इक्वी पोटेंशियल जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है। सबसे पहले वर्ड है इक्वी, इक्वी का मतलब है सेम, इक्वल, और पोटेंशियल तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप खुद बना सकते हो कि ये ऐसी सरफेसेस होंगी जिनका पोटेंशियल जो है सेम होगा। ठीक है, तो ऐसी सरफेसेस को नाम देंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप ये बना सकते हो कि सच सरफेस ऑन विच ऑल द पॉइंट्स आर ऑन द सेम पोटेंशियल। तो कोई सी भी ऐसी सरफेस जिसमें सारे पॉइंट्स जो हैं वो सेम पोटेंशियल पे हों, पोटेंशियल मतलब V। ठीक है, ऐसी सरफेस को नाम देंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अच्छा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी होता है वर्ड, इक्वी पोटेंशियल लाइन भी है। ठीक है, तो अगर हम बोर्ड का जिक्र करें, जैसे बोर्ड पे मैं डायग्राम्स बना रहा होता हूँ तो वो जो सारी होती हैं वो लाइंस में बना रहा होता हूँ, 2 डायमेंशन है ना आपके पास, मैं सर्कल्स बना रहा हूँ या स्ट्रेट लाइंस बना रहा हूँ, तो वो सारी लाइंस हैं। लेकिन 3D में जो होती हैं वो सरफेसेस एग्जिस्ट करती हैं। तो इक्वी पोटेंशियल लाइंस हों या इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हों, उससे परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, अब सबसे पहले कि इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? इलेक्ट्रिक फील्ड एक रिप्रेजेंट करने का ये एक दूसरा अल्टरनेटिव मेथड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अब जगहों पे बहुत मुश्किल आपके पास हो जाती है अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायग्राम को बनाना, तो उसको रिप्रेजेंट करने का एक अल्टरनेटिव मेथड जो है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस है। और अभी हम देखेंगे भी कि जो आपके पास जो अब इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी करती हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक जो नया कंसेप्ट है जो कि आपकी बुक में डिस्कस किया हुआ है उसने, वो डिस्कस किया हुआ है कंटोर मैप्स का। तो ये मैंने एक मैप सा बनाया, इस मैप को कहते हैं कंटोर मैप। ठीक है, अब ये मैप शायद आपने देखे हों, जो लोग आपके पास यहाँ पे हाइकिंग वगैरह करते हैं उनके पास पूरे पूरे हिल्स के और मैप्स होते हैं, और वो जो मैप्स होते हैं वो इस तरह के मैप्स होते हैं, उसमें ये सर्कल्स और इस तरह की लाइंस, क्लोज लाइंस बनी हुई होती हैं। अब ये जो लाइंस है ना, इन लाइंस को कहते हैं कंटोर लाइंस। ठीक है, अब जरा इस डायग्राम को अच्छी तरह समझो, ये डायग्राम कहती क्या है। देखो, इसमें ये जो क्लोज लाइन है ना, जिस तरह अगर मैं कोई एक लाइन आपको समझाऊं, जिस तरह अगर मैं सेंटर वाली समझाऊं जो सबसे अंदर है, तो ये एक लाइन है, क्लोज लाइन। ये लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही होती है कि अगर आप इस रास्ते पर चलो ना तो आपको जो हाइट मिलेगी वो सेम मिलेगी। तो जो हाइकर्स होते हैं या अगर ट्रैकर्स होते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि जब वो ट्रैकिंग कर रहे हो या हाइकिंग कर रहे हो तो उनको तकरीबन हाइट सेम मिले। कभी उनको ये ना हो कि कभी एकदम से ऊंचा जाना पड़ रहा है, कभी नीचे जाना पड़ रहा है। तो असल में वो इन लाइंस को फॉलो करते हैं। क्यों? अगर वो इन लाइंस को फॉलो करेंगे ना तो उनको जो एक एलिवेशन या उनको जो हाइट मिलेगी वो सेम मिलेगी। जिस तरह ये फर्श है, अगर ये समझ लो, तो अगर मैं फर्श पे चल रहा हूँ तो इस फर्श की एक लाइन होगी, उस लाइन को कहते हैं कंटोर लाइन। ठीक है, तो ये मैप्स में यूज होती है और उन मैप्स को कहते हैं कंटोर मैप्स। ठीक है, तो ये मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखी है कि कंटोर लाइन जॉइन पॉइंट्स ऑफ इक्वल आपके पास अब एल्टीट्यूड या हाइट अबव द गिवन लेवल। और हम आपको पता है कि जब हम सारी चीज़ों की हाइट ले रहे होते हैं कि बाबू सर टॉप इतनी हाइट पे है, ये नथिया गली इतनी हाइट पे है, वो सारी जो हाइट्स हैं हम सी लेवल से ले रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना इस कंटोर लाइन के ऊपर, ये सारे के सारे सेम हाइट पे होंगे। तो अगर आप इन पॉइंट्स पे चलना शुरू करो तो आपको कोई भी ऊंची हाइट या नीचे हाइट फील नहीं होगी। तो ये हाइकर्स यूज़ करते हैं और इस तरह के मैप को कंटोर मैप्स, और ये जो लाइन्स हैं ये कंटोर लाइन्स। एक और चीज़, इस कंटोर लाइन की हाइट या अब एलिवेशन दूसरी कंटोर लाइन से डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इस कंटोर लाइन पे जो सारे पॉइंट्स हैं ना ये सेम हाइट पे हैं, ये सारे सेम हाइट पे हैं, ये सारे सेम हाइट पे हैं, लेकिन इसका इससे डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, अब यही कंसेप्ट वो लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में भी। अब वो कह रहा है कि कंटोर मैप्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी ड्रॉन यूजिंग इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। अब यही काम ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ड्रॉ कर सकते हैं और वहाँ जो इनको नाम देंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस देंगे। अब देखो, कंटोर मैप्स में जो पॉइंट्स होते हैं, कंटोर लाइंस जो होती हैं कंटोर मैप्स में, वो पॉइंट्स आपको सेम हाइट दे रहे होते हैं अब एलिवेशन। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस में वो लाइंस या सरफेसेस क्या बता रही होंगी?
इक्वी पोटेंशियल में जो होंगी वो बता रही होंगी ये वो पॉइंट्स हैं जो कि सेम पोटेंशियल पे हैं। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक केस समझाता हूँ। हमने एक पॉइंट चार्ज लिया, या आप आइसोलेटेड चार्ज भी कह सकते हो उसको, और वो मैंने पॉजिटिव लिया, ठीक है। अब देखो मैं इस चार्ज के करीब कुछ पॉइंट्स ले रहा हूँ। एक मैंने ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, और इन सारे पॉइंट्स की जो खासियत है, इन सारे पॉइंट्स की खासियत ये है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं इस सोर्स चार्ज से या पॉइंट चार्ज से इक्वली डिस्टेंट हैं, सेम डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इनमें से किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो, तो ये हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था कि किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो V इज इक्वल टू के, इस चार्ज को मैं Q अगर कह रहा हूँ तो KQ/R, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ A, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ B, उनको मैं CD कह सकता हूँ। तो सबसे पहले पॉइंट A का पोटेंशियल निकालते हैं। तो पॉइंट A का पोटेंशियल जो होगा VKQ/R, इस डिस्टेंस को मैंने R कहा है, ठीक है, जो A और इसका दरमियान डिस्टेंस है। इसी तरह अगर मैं B पे निकालूं तो वो भी यही फॉर्मूला होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट B का भी डिस्टेंस सेम है, पॉइंट A का भी डिस्टेंस सेम है, चार्ज और K तो वैसे ही कांस्टेंट है। तो देखो इन दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है। जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होने का मतलब है कि इन दोनों पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल है वो सेम है। तो VA इज इक्वल टू VB, और अगर इन दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम है तो उसको मैं नया पोटेंशियल नाम देता हूँ V, क्योंकि A और B तो सब्सक्रिप्ट तब यूज़ करते हैं जब पोटेंशियल जो है डिफरेंट हो। जब पोटेंशियल दोनों सेम है तो उसको V। तो इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल V होगा, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल V होगा, और ये जो मैंने सारे पॉइंट्स लिए हुए इन सब पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, ठीक है। और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, जब मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा तो ये मेरे पास क्या बन गया, इक्वी पोटेंशियल लाइन या इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब इसको सरफेस कब नाम दोगे? देखो चार्जेस जो होते हैं ना, अगर आप प्रैक्टिकली बात करो तो वो स्पेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं। स्पेस में मतलब ये मेरे पास इधर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है स्पेस में, तो इसके अगर मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूँ ना तो आप कहोगे ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है ये सर्कल की फॉर्म में। लेकिन अगर चार्ज स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा हो, 3D में एग्जिस्ट कर रहा हो, तो इसके इर्द गिर्द एक सर्कल नहीं बनेगा, इसके इर्द गिर्द एक स्फीयर बनेगा। जिस तरह ये अगर एक चार्ज आप समझ लो फुटबॉल के सेंटर में चार्ज रखा हुआ है, और फुटबॉल की जो सरफेस है वो सारी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। और क्यों? क्योंकि अगर आप फुटबॉल के सेंटर से उसकी बाउंड्री पर डिस्टेंस देखो तो हर पॉइंट पर डिस्टेंस सेम है, तो उस सरफेस को नाम देगी इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब एक नया कंसेप्ट जरा देखें। मैंने कहा इस सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल जो है सेम है। अच्छा, अब मैंने एक और इक्वी पोटेंशियल सरफेस जरा ड्रॉ की। ये मैंने एक और इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ की, ठीक है। अब देखो इस अंदर वाली इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे मैं कहीं पे भी कोई पॉइंट लूं तो वो सारे के सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं। अगर मैं इस नए वाले इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे पॉइंट्स लूं तो वो भी सारे के सारे सेम पोटेंशियल पे हैं। क्यों? क्योंकि इन सब पॉइंट्स का सोर्स चार्ज से जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो ये जो नई इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये जो नई मैंने सरफेस बनाई, इसको भी क्या नाम दोगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ये दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाई हैं, ये 1 और ये 2। इसका भी पोटेंशियल सेम है, इसका भी पोटेंशियल सेम है, लेकिन इन दोनों का अब आपस में डिफरेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप V का फॉर्मूला देखो तो वो R के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। तो ये जो नई वाली इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाई है ना, इसका पोटेंशियल कम होगा लेकिन हर पॉइंट पे सेम होगा। इसी तरह अंदर वाली का पोटेंशियल ज़्यादा होगा लेकिन हर पॉइंट पे सेम होगा। जिस तरह मैं आपको समझाने के लिए कह दूं कि अंदर वाले का पोटेंशियल है 3 वोल्ट, तो मैं अंदर वाली पोटेंशियल में सरफेस पे कोई सा भी पॉइंट लूं, हर जगह जो पोटेंशियल है वो 3 वोल्ट होगा। अब बाहर वाली का मैंने का पोटेंशियल कम होगा क्योंकि उसका डिस्टेंस ज़्यादा है फ्रॉम सोर्स चार्ज, तो बाहर वाली का पोटेंशियल समझ लो है 2 वोल्ट। तो मैं बाहर वाली पे अगर कोई भी पॉइंट लूं तो उसका पोटेंशियल होगा 2 वोल्ट, लेकिन हर पॉइंट पे जो है वो सेम 2 वोल्ट ही होगा, ठीक है। और तो इसमें से एक एमसीक्यूज ये बनता है कि क्या इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है? तो आप कहोगे यस। जिस तरह मैं आपसे अगर कहूँ कि इन दोनों इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप 3 वोल्ट में से 2 वोल्ट माइनस कर दोगे और आप कहोगे सर इन दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के दरमियान जो डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है, ठीक है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसी की मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन दी है। सो ऑल द पॉइंट्स आर एट द सेम डिस्टेंस आर
from the charge, therefore will have same potential. The equipotential line form circles centered on the charge. तो ये सर्कल्स बनाते हैं और इनके सेंटर में जो है वो चार्ज है, ठीक है। और इन सर्कल्स को आप कंसेंट्रिक सर्कल्स भी कह सकते हो, क्योंकि कंसेंट्रिक सर्कल्स हम उनको कहते हैं जिनका सेंटर सेम हो। तो इन सारे सर्कल्स का जो सेंटर है वो ये चार्ज है, ठीक है। अब एक रियलिटी में क्या चीज़ होगी, रियलिटी में सर्कल्स नहीं होंगे, क्योंकि रियलिटी में चार्ज स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो रियलिटी में जो चीज़ होगी वो होगी कंसेंट्रिक, आपके पास स्फेरिकल सरफेसेस। तो एक सर्कल की जो 3D फॉर्म होती है वो आपके पास स्फेयर्स होते हैं। तो आप कहोगे कि जो प्रैक्टिकली रियलिटी में बनते हैं वो कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस बनती हैं असल में, इस तरह सर्कल्स नहीं बनते। ये तो हम ड्रॉ करने के लिए सर्कल्स बना लेते हैं, लेकिन असल में स्फेरिकल सरफेसेस बनती हैं जो कि कंसेंट्रिक होती हैं, सबका सेंटर सेम होता है। अच्छा, अब आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ पे, जो कि MCQs के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इक्विपोटेंशियल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एट एवरी पॉइंट इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो क्या मतलब, ये मैंने एक पॉजिटिव चार्ज बनाया। अब हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है। तो ये मैंने पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं आप मुझे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस भी ड्रॉ करके दिखाएं, तो आप एक इक्विपोटेंशियल सरफेस भी ड्रॉ करोगे सर्कल की फॉर्म में, ठीक है। अब अगर आप एक चीज नोटिस करो, आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के दरमियान, तो ये हर जगह आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब इनके दरमियान जो हमेशा एंगल बनता है वो 90 बनता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। और किसी भी तरह की, अभी हम ना इसमें केसेस भी डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको चार्जेस दिखा रहा हूँ, प्लस और माइनस डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे डाइपोल, और उसके बाद डिस्कस करेंगे कैपेसिटर के केस पे, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ प्रॉपर्टीज दे रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है, तो बेशक चार्ज पॉजिटिव हो या बेशक चार्ज आपके पास नेगेटिव हो, अगर नेगेटिव चार्ज भी हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इसी तरह रहेंगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तभी भी एंगल 90 ही बनेगा, ठीक है। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं जो कि हर केस में होती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के साथ परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, जिस तरह हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करें तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक से ज़्यादा होगी, जो कि फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह इक्विपोटेंशियल लाइंस या इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। क्यों? देखो, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को क्रॉस करें तो उसका ये मतलब होगा कि उस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यूज एक से ज़्यादा हैं। तो किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यूज 2 हो सकती हैं। जिस तरह मैं आपसे कहूँ इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू 1 वोल्ट भी है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू 2 वोल्ट भी है, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर मैं कभी इस तरह की डायग्राम बनाऊं और मैं आपसे कहूँ ये 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, तो ये डायग्राम ठीक है? नहीं, क्योंकि ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इधर क्रॉस कर रही हैं। तो इस, अब मैं कह रहा हूँ अंदर वाली इक्विपोटेंशियल का समझ लो पोटेंशियल था 3 वोल्ट और बाहर वाली का था 1 वोल्ट। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, 3 वोल्ट या 1 वोल्ट? पॉसिबल ही नहीं है। तो कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को क्रॉस या टच नहीं करती। क्लोज हो सकती हैं, दूर दूर हो सकती हैं, इक्वली स्पेस्ड हो सकती हैं, लेकिन क्रॉस नहीं करेंगी, ठीक है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एंटी टेस्ट एंड फेडरल बोर्ड कि वर्क डन अलोंग अ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। क्या मतलब? देखो एक चीज आप याद रखो, हमें वर्क डन करना ही कब पड़ता है? जब कोई एक रेजिस्टिव फोर्स हो। जिस तरह मैं आपसे कहूँ, जैसे हमने पिछले डेरिवेशन जो सारी की थी कि एक चार्ज प्रेजेंट था और उस चार्ज के करीब हम एक दूसरा चार्ज लेकर आ रहे थे, तो मुझे वर्क डन करना पड़ रहा था, है ना। लेकिन अब जरा देखो, सेंटर में मैंने कहा एक चार्ज है, आइसोलेटेड चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है, और ये मैंने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाई, ठीक है। अब मुझे पता है इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो सेम है। अब वो ये कह रहा है, अगर आप एक चार्ज लो, समझ लो मैंने एक चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज लिया, और इस पॉजिटिव चार्ज को अगर समझ लो मैं इस पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक मूव कराऊं, तो मुझे क्या कोई वर्क डन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ठीक है। अब देखो, इसको आप प्रूफ किस तरह कर सकते हो? इसको प्रूफ करने के लिए आप पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करो। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा था वर्क डन ओवर चार्ज,
जिस चार्ज को आप मूव करा रहे हो, ठीक है। अच्छा, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा वी इंटू क्यू, ठीक है। अब देखो हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, जिन दो पॉइंट्स पे मैं इसको मूव करा रहा हूं तो आप कहोगे उन दोनों पॉइंट्स पे v की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर पोटेंशियल सेम है, कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? देखो अगर v कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो, क्योंकि कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन में आप डेल्टा v जीरो पुट कर दो तो वर्क डन कितना आया? वर्क डन आया जीरो। तो अगर आप कभी भी किसी एक चार्ज को इक्वी पोटेंशियल सरफेस के अलोंग मूव कराओ तो वर्क डन जो करना पड़ता है जीरो करना पड़ता है, ठीक है। तो यही पॉइंट है कि वर्क डन अलोंग अ इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज जीरो। एक चीज इसमें से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज जो बनते हैं ना, वर्क डन अलोंग अ इक्वी पोटेंशियल सरफेस तो जीरो होता है, लेकिन अगर आप चार्ज को एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस से एक दूसरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस में मूव कराओ तो वर्क डन करना पड़ेगा। किसी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ही मूव कराओगे तो वर्क डन जीरो, लेकिन अगर आप उस चार्ज को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस के करीब लेके आओगे या मूव कराओगे तो वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलोंग दीज सरफेसेस इज जीरो, ठीक है। अब ये भी उसी तरह की लाइन है। देखो मैंने कहा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। अब वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड भी हो सकती है और इनवर्ड भी हो सकती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने ये ड्रॉ कर ली, और एक आउटवर्ड होगी इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव होगी इन केस ऑफ आपके पास यहाँ पे इनवर्ड होगी इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब एक चीज देखो, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज ना। तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? देखो अगर मैं कहूं कि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करती होती ना, तो होता क्या, अगर मैं यहां पे चार्ज रखता पॉजिटिव चार्ज, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग अगर एग्जिस्ट करती तो ये चार्ज सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देता। ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि ये चार्ज अगर मैं यहाँ रखूंगा तो ये चार्ज एक नॉर्मल पे जाएगा, मतलब 90 के एंगल पे दूर की तरफ जाएगा। ये इधर सर्कुलर मोशन स्टार्ट नहीं करेगा। सर्कुलर मोशन तब स्टार्ट करता अगर इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती। तो यही पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दीज सरफेसेस मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो वो जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेसेस के अलोंग एग्जिस्ट नहीं करती, सरफेसेस के परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे आप एक बुक में मिस्टेक भी फाइंड आउट यहाँ पे करोगे, वो ये पॉइंट है कि अगर इक्विपोटेंशियल लाइंस या सरफेसेस जो हैं वो अब इक्वली स्पेस्ड हो, इक्वली स्पेस्ड कह लो या अब इवनली स्पेस्ड कह लो। क्या मतलब, अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसी बनाऊं तो देखो ये जो सारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मैंने बनाई हैं इनके दरमियान जो स्पेसिंग है या डिस्टेंस है वो सेम है। इस तरह की अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो ना तो ये एक रिप्रेजेंट कर रही होती हैं कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। क्योंकि मैंने आपको देखो शुरू में क्या कहा, मैंने कहा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक अल्टरनेटिव मेथड है। तो अगर कहीं पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इवनली स्पेस्ड हों या इक्वली स्पेस्ड हों तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। सेकंड ये है, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के दरमियान सेपरेशन बढ़ रही हो, मतलब क्या मतलब कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह बनाई, एक इक्विपोटेंशियल ज़रा दूर बनाई, अगली इक्विपोटेंशियल सरफेस उससे भी दूर बनाई। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो जितनी ज़्यादा सेपरेशन होगी ना उसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी वीक है। तो देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स करीब करीब हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, वीक हो गई और वीक और वीक। तो अगर सेपरेशन इंक्रीज हो रही है उसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उधर वीक है। और अगर कहीं पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे के करीब करीब हो रही हैं तो उसका मतलब है कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ तक आप इस चीज़ को अच्छी तरह रिवाइज करें, बुक से भी आप इसको पढ़ें। इसमें 2-3 पॉइंट्स और हैं। अभी मैंने आपको आइसोलेटेड चार्जेस के केस में डायग्राम्स बनवाऊंगा, डायपोल के केस में डायग्राम बनवाऊंगा और कैपेसिटर के केस में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करेंगे। इन द मीनवाइल आप बुक में ना इसकी डायग्राम में एक मिस्टेक ढूंढो, ठीक है। तो वो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताओ कि इसकी डायग्राम में क्या मिस्टेक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।